Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will be going to study the fourth lecture of Fundamentals of Plant Breeding and the topics are self-incompatibility, male sterility and its type. Now let's move on to our today's first topic. Self-incompatibility. It is a natural mechanism in some flowering plants that prevents self-fertilization even if pollen lands on the stigma of the same flower or plant. इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी हमारा प्लांट है तो जब उसमें पॉलिनेशन होता है तो अगर सेम ही प्लांट के पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके लैंड होते हैं तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. Why does it happen? It happens due to the genetic recognition. When the plant detects its own pollen, it blocks it from growing or fertilizing the ovule. This is usually controlled by S genes. प्लांट्स के अंदर कई तरह के जीन्स पाए जाते हैं जिनमें से S जीन्स जो होता है उसके कारण जो हमारा पॉलन ग्रेन्स होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है हमारे स्टिग्मा के द्वारा. Genetic consequences in breeding promotes cross pollination which increases genetic diversity. अब हम देखेंगे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है. तो इसमें सबसे पहले जब वो अपने ही पॉलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर देगा तो उससे क्या प्रमोट होता है, यानी कि अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यानी कि वो दूसरे प्लांट के दूसरे पॉलन को एक्सेप्ट करेगा. सेम फ्लावर या फिर सेम प्लांट के पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है. हेल्प्स ब्रीडर्स मेंटेन हाइब्रिड विगर, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोसिस. इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कह सकते हैं कि जो एकदम बेस्ट पेरेंट्स का जो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ईल्ड हो गया, किसी भी प्लांट में अगर ईल्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है या फिर वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है तो वो मेंटेन रहता है. यूज़फुल इन प्रोड्यूसिंग ट्रू हाइब्रिड्स एज सेल्फ पॉलिनेशन इज़ नेचुरली अवॉइडेड. जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन खुद से ही नहीं होता है तो अपने आप ही ये एक तरीके का हाइब्रिड बन जाता है जिसे हम ट्रू हाइब्रिड्स भी कहते हैं. बट इट ऑल्सो मेक सीड प्रोडक्शन हार्डर सिंस मैनुअल क्रॉसिंग इज़ ऑफन नीडेड. कभी कभी क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, नहीं भी होता है, तो कुछ प्लांट्स में ऐसा किया जाता है कि अपने आप दूसरे प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसको मैनुअली मतलब हाथों से लेकर के स्टिग्मा पे डाल दिया जाता है ताकि पॉलिनेशन हो जाए. Now let's see what is male sterility. It means the plant cannot produce functional pollen but the female part is normal and can accept pollen from other plants. मेल स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होता है, मतलब जो हमारा मेल पार्ट होता है वो हमारा मैच्योर तो होता है, उसमें से पॉलन ग्रेन्स भी बनते हैं, बट वो क्या होते हैं, फंक्शनल नहीं होते हैं, यानी कि वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं जो स्टिग्मा के साथ. बट हमारा जो ओव्यूल होता है वो फुली फर्टाइल होता है एंड कैन एक्सेप्ट पॉलन फ्रॉम अदर प्लांट्स. वो जो हमारा ओव्यूल होता है वो जब जो अपने सेम प्लांट या फिर कह सकते हैं कि उससे जर्मिनेट नहीं होता है तो वो दूसरे प्लांट्स के जो भी हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं फिर उसको एक्सेप्ट करके फर्टिलाइजेशन करता है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी. The first one is genetic male sterility, second one is cytoplasmic male sterility, and the third one is cytoplasmic genetic male sterility. Now let's see what are the genetic consequences in breeding. Prevent self-pollination, making it easy to produce hybrids without emasculation, removing male plant by hands. तो अब इसमें जब हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होता है यानी कि जो मेल पार्ट होता है वो फंक्शनल नहीं होता है तो हमें ईमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. ईमैस्कुलेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे मेल पार्ट्स हैं हम उसको मैनुअली या फिर हैंड से उसको रिमूव करते हैं, तो वो प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स है वो हमारे फंक्शनल ही नहीं है, तो वो अपने आप ही हाइब्रिड्स बन जाते हैं क्योंकि वो दूसरे प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स है उनको एक्सेप्ट करते हैं.
हेल्प्स मेंटेन हाइब्रिड प्योरिटी, हाइब्रिड प्योरिटी मेंटेन होती है क्योंकि वो दूसरे पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं. रिक्वायर्स अ मेंटेनर लाइन इन CMS सिस्टम टू प्रोपोगेट द मेल स्टेराइल लाइन. CMS जो हमारा होता है यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में एक मेंटेनर लाइन की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से जो होता है टू प्रोपोगेट द मेल स्टेराइल लाइन, मतलब जो आने वाली जनरेशन होती है उसमें आगे जो स्टेराइल लाइन है वो आगे प्रोपोगेट होती रहे, उसके लिए क्या होता है एक मेंटेनर लाइन की रिक्वायरमेंट होती है जो प्लांट के अंदर होता है. कैन बी पास थ्रू जनरेशन्स डिपेंडिंग ऑन द जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम यूज्ड. ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती है जिस हिसाब से जेनेटिक कंट्रोल होता है. अगर मान लीजिए कि किसी में नहीं हो पाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो उनके पेरेंट्स थे वो भी सेम ही तरीके के हों. हो सकता है उनमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये जेनेटिकली जो है डिपेंड करता है. Now let's see genetic male sterility. So what is the definition of genetic male sterility? It is a condition where a plant fails to produce functional pollen due to the mutation or defects in nuclear genes. The cytoplasm remains normal. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फंक्शनल तो नहीं होते हैं, और इसमें ये किस वजह से नहीं होते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें जो हमारे जीन्स पाए जाते हैं या तो उसमें कोई तरह का डिफेक्ट होता है या फिर उसमें म्यूटेशन हो जाता है. इस वजह से जो हमारा स्टेरिलिटी होता है उसको हम लोग जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं. बट जबकि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो नॉर्मली होता है. इनहेरिटेंस क्या है? कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन्स ओनली. जीनोटाइप मेल स्टेरिलिटी इज ऑफन ड्यू टू होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन. ये हमारी किस कंडीशन की वजह से होती है? होमोजाइगसिटी की वजह से होती है. और ये केवल और केवल जो भी हमारे जीन्स जो न्यूक्लियस में पाया जाता है उसकी वजह से ही कंट्रोल होती है. प्रोसेस इन ब्रीडिंग यूज टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स. जब हमारे पॉलन ग्रेन्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब फंक्शनल नहीं है बेसिकली कह सकते हैं, तो ये अपने आप ही हाइब्रिड हो जाता है. मेल स्टेराइल प्लांट्स आर आइडेंटिफाइड एंड क्रॉस्ड विथ फर्टाइल लाइंस. जो मेल स्टेराइल प्लांट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगर हमें उन्हें फर्टाइल बनाना है तो उन्हें हम जो है फर्टाइल लाइंस के साथ क्रॉस करवा सकते हैं. तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो हमारी फर्टाइल होती है. मेरिट्स क्या क्या है? सिंपल इनहेरिटेंस पैटर्न. जो इनहेरिटेंस मतलब कि जो आने वाली जो प्रोजनी होती है वो उनका पैटर्न सेम ही होता है, सिंपल होता है. यूजफुल इन क्रॉप्स वेयर इमैस्कुलेशन इज डिफ़िकल्ट. कुछ क्रॉप्स में क्या होता है कि इमैस्कुलेशन किया जाता है जानबूझ के, क्योंकि उनको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना होता है, तो उन सब में हम इसका यूज़ कर सकते हैं. नो स्पेशल मेंटेनर और रिस्टोरर लाइन्स रिक्वायर्ड. इसमें कोई भी मेंटेनर लाइन या फिर रिस्टोरर लाइन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. डीमेरिट्स क्या क्या है? रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ फर्टाइल प्लांट्स मैनुअली. इसमें डीमेरिट्स ये है कि हमें पता करना होता है कि किसमें जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो फंक्शनल नहीं है, और ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पहचानना, तो ये हमारा एक डीमेरिट के अंदर आ सकता है. सेग्रीगेशन ऑकर्स इन नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ 1:1 रेशियो ऑफ फर्टाइल एंड स्टेराइल. तो सेग्रीगेशन जैसे आपने पढ़ा होगा कि मेंडल के लॉ के अंदर सेग्रीगेशन वाला एक उन्होंने लॉ दिया था, जिसमें जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसमें जीन्स का सेग्रीगेशन हो जाता है. तो हमारी जो न्यू प्रोजनी आती है तो वो फर्टाइल भी हो सकती है और वो स्टेराइल भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है. नॉट स्टेबल इन ऑल इन्वायरमेंट. सारे इन्वायरमेंट्स में ये स्टेबल नहीं होते, मतलब सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेबर इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. जब हमें मैनुअली पता करना है कि कौन से जो है फर्टाइल नहीं है, ठीक है, या फिर फर्टाइल हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर हमें रिक्वायरमेंट है
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स में हमें इमैस्कुलेशन करना है, तो हमें उसमें पता करना होगा कि फर्टाइल कौन से हैं। अगर फर्टाइल हैं तो फिर उसको रिमूव करना होगा। और मान लीजिए किसी में हमें नेक्स्ट जनरेशन में फर्टाइल चाहिए, तो हमें स्टेराइल वाले को मैनुअली पता करना होगा। तो दोनों में लेबर इंटेंसिव, मतलब कि लेबर का खर्चा आता है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा एक डीमेरिट के अंदर आता है। एग्जाम्पल किस में होता है, ये कॉटन में पाया जाता है, कैस्टर में पाया जाता है, और साथ ही साथ हमारा टोमेटो में भी पाया जाता है। Now let's see what is the cytoplasmic male sterility. CMS is a type of male sterility caused by mutation or abnormalities in the cytoplasmic genome inherited maternally. अब ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। तो उसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है या फिर कोई म्यूटेशन हो जाता है उस जीन्स के अंदर, तो उसकी वजह से ये हमारा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी आता है। और ये किसकी वजह से पास ऑन होता है, ये हमारा मैटरनल यानी कि कह सकते हैं जो हमारा ओव्यूल के अंदर पाया जाता है, उसकी वजह से ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नॉन मेंडेलियन, ये हमारा नॉन मेंडेलियन है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी हमारा लॉ नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि सेग्रीगेशन हो जाएगा या फिर आगे और भी चीज़ें हो सकती हैं। पास फ्रॉम द फीमेल पेरेंट ओनली थ्रू ओव्यूल, ये हमारा केवल पेरेंट जो हमारा फीमेल पार्ट है उसी के थ्रू हमारा केवल ये पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन। प्रोसेस इन ब्रीडिंग, तो इसमें केवल एक ही हमारा पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इस वजह से ये नॉन मेंडेलियन के अंदर आता है। प्रोसेस इन ब्रीडिंग, CMS लाइन आर क्रॉस विथ फर्टाइल लाइंस टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स। इसमें क्या होता है कि जो फर्टाइल लाइंस होती हैं उसके साथ क्रॉस करके हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। डज नॉट नीड इमैस्कुलेशन रिड्यूसिंग लेबर, इसमें इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इमैस्कुलेशन की इसलिए ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमारा ये मदर पेरेंट के द्वारा पास ऑन होता है। तो हमें इमैस्कुलेशन किस में किया जाता है, इमैस्कुलेशन हमारा मेल पार्ट को जो रिमूवल होता है उसमें किया जाता है, यानी कि उसी प्रोसेस को कहते हैं। तो इस वजह से ये वाला प्रोसेस इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स। वेरी इफेक्टिव इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन जो हम हाइब्रिड वाले सीड प्रोडक्शन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्टेबल सिस्टम इन मेनी क्रॉप्स, कई क्रॉप्स में जो है ये स्टेबल सिस्टम है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन होता रहता है। अवॉइड्स मैनुअल इमैस्कुलेशन, इसमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत होती ही नहीं है क्योंकि इसमें हमें जो फादर पॉलन है उससे कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि उसके थ्रू पास ही नहीं होता है, मदर पेरेंट के द्वारा ही पास होता है। डीमेरिट्स क्या है, नो फर्टिलिटी रिस्टोरेशन अनलेस रिस्टोरर जीन इज़ प्रेजेंट, ये इसमें रिस्टोरर जीन का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, नहीं तो फर्टिलिटी जो है रिस्टोर नहीं हो पाएगी। यानी कि अभी उसके अंदर बहुत सारी लाइंस पाई जाती हैं, रिस्टोरर लाइंस हो गया, फर्टिलिटी लाइंस हो गया, तो उसमें से क्या रिस्टोरर जीन जो है उसमें होना चाहिए। कैन नॉट बी मेंटेन्ड ईजली, आसानी से मेंटेन नहीं होता है क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए ये केवल मदर पेरेंट के अंदर ही पाया जाता है। तो मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हुआ मेल और फीमेल के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा जो फादर वाला या फिर मेल वाला जो जीन्स है अगर वो डोमिनेंट होता है तो वो नेक्स्ट वाले जनरेशन में फिर शो करता है, यानी कि हमारा फिर जो फीमेल वाला है वो रिसेसिव है तो वो सप्रेस हो जाएगा। मे रिड्यूस विगर और ईल्ड इफ रिस्टोरर इज एब्सेंट, इसमें क्या होता है कि ये विग्रोसिटी यानी कि जो इसकी करने की क्षमता होती है, यानी कि जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि केवल ये फीमेल पेरेंट्स में ही पाया जाता है, तो इसका थोड़ा जो रिड्यूस हो जाता है विगर, यानी कि कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो एक तरीके से कह सकते हैं 50-50 होती है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, मेज हो गया, शोरगम हो गया एंड सनफ्लावर हो गया। नाउ लेट्स सी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। It is a system of male sterility caused by the interaction between cytoplasmic, that is mitochondrial factors, and nuclear genes.
इट कंबाइंस बोथ CMS एंड GMS कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ हमारे जो न्यूक्लियस में जीन्स पाए जाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ये हमारा मेल स्टेरिलिटी होता है। साइटोप्लाज्मिक कंट्रोल विद न्यूक्लियर मॉडिफिकेशन, जो साइटोप्लाज्मिक हमारा है उसको हम लोग किससे कंट्रोल कर सकते हैं? न्यूक्लियस के मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके द्वारा कॉज होता है? न्यूक्लियस में जो हमारे जीन्स पाए जाते हैं। स्टेराइल साइटोप्लाज्म फ्रॉम मदर प्लस स्टेराइल न्यूक्लियर जीनोटाइप इज मेल स्टेरिलिटी। ये हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो मेल स्टेरिलिटी को शो करता है। फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड यूजिंग रिस्टोरर जीन्स इन द न्यूक्लियर जीनोम। अगर हमें फर्टिलिटी को रिस्टोर करना है, यानी कि फिर से नेक्स्ट जनरेशन में लाना है, तो हमें न्यूक्लियर जीनोम को कंट्रोल करना होगा। अब देखते हैं कि विच टाइप ऑफ लाइन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे A लाइन जो होता है वो मेल स्टेराइल है, यानी कि हैज स्टेराइल साइटोप्लाज्म प्लस स्टेराइल न्यूक्लियर जीन्स, इसका मतलब है नो पॉलन। तो ये वाली A लाइन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी शो होती हैं। ये कैसे बनता है? B लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटेनर बोलते हैं। हैज़ नॉर्मल साइटोप्लाज्म प्लस सेम न्यूक्लियर जीनोम एज A लाइन, इसमें ये पाया जाता है। R लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्टोरर बोलते हैं। हैज़ रिस्टोरिंग न्यूक्लियर जीन्स दैट रिस्टोर फर्टिलिटी व्हेन क्रॉस्ड विद A लाइन। तो ये हमारी जो लाइंस होती हैं वो ये सारी चीज़ें शो करती हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ CGMS, मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम इन कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। जो कमर्शियल यानी कि जो हम लोग फार्मर्स को सीड्स प्रोवाइड करवाते हैं कमर्शियली, जिससे ग्रो किया जाता है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मेथड को यूज़ किया जाता है। फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड इन F1 हाइब्रिड यूजिंग R लाइन। जो F1 हमारा हाइब्रिड होता है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन होता है, उसमें हम फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकते हैं R लाइन का हेल्प से। इंश्योर्स प्योर हाइब्रिड सीड्स विदाउट मैनुअल इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप ही हाइब्रिड सीड्स को, मतलब प्योरिटी इसमें मेंटेन रहती है हाइब्रिड सीड्स की। इफ़ेक्टिव मैनी क्रॉप्स, कई सारी क्रॉप्स में ये पाया जाता है। डीमेरिट्स क्या क्या है? रिक्वायर्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ 3 सेपरेट लाइन। इसमें अभी हमने जो 3 लाइन्स पढ़ी A, B, R, तो ये तीनों लाइन की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा डीमेरिट के अंदर आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम है कि तीनों लाइन की एक साथ हम लोग जो है मेंटेनेंस कर पाएँ। कॉम्प्लेक्स ब्रीडिंग प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि तीनों लाइन को मेंटेन करना होता है। रिस्क ऑफ साइटोप्लाज्मिक यूनिफॉर्मिटी कैन बी वल्नरेबल टू डिजीज़ और स्ट्रेस। साइटोप्लाज्मिक अनयूनिफॉर्मिटी के द्वारा क्या क्या हो सकता है? डिजीज़ भी हो सकती है और स्ट्रेस वाला भी चीज़ हो सकता है प्लांट को, यानी कि स्ट्रेस नॉन टॉलरेंट कह सकते हैं एक तरीके से। रिस्टोरेशन ऑफ फर्टिलिटी में नॉट ऑलवेज भी 100%। जो फर्टिलिटी होती है उसको हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग 100% रिस्टोर कर सकें, कभी कभी परसेंटेज कम ही होता है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? राइस में होता है, सोरगम में पाया जाता है, पर्ल मिलेट में पाया जाता है, इवन ऑल्सो सनफ्लावर में भी पाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आज हमने पढ़ी कि हमारे जो 3 तरह की मेल स्टेरिलिटी होती है उसके डिफरेंट क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या मेरिट्स होते हैं, क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।